तो देश की बहस के स्पेशल एडिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से डिसइंफो लैब जो एक संस्था है जिसने एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट निकाला है कि कैसे आईएसआई भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहा है, भारत विरोधी कैंपेन सोशल मीडिया पर चला रहा है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है। खासतौर पर पिछले कुछ सालों के अंदर 370 हटने के बाद उसकी हालत और खराब हुई है। इसीलिए हमने 2 दिन पहले आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर में बताया था और यह समझाया था कि देखिए ये लोग किस तरीके से 5 अगस्त को 2019 के दिन 2019 में 5 अगस्त 2019 के अंदर 370 हटाया गया था। तब उस दिन को लेकर एक बहुत बड़ा कैंपेन प्लान किया, ये खुलासा हमने किया था। लेकिन ये कैंपेन एक दिन का नहीं है, ये अनवरत है। गुलाम नबी फई के कार्यक्रम और उनमें शामिल कौन कौन हुआ था? कुछ भारतीय नाम है, कुछ भारतीय जयचंद है। अरुंधति रॉय फ्री कश्मीर मूवमेंट में शामिल थी। अरुंधति राय लेखिका है, बुकर प्राइज जीत चुकी हैं। इसमें अंगना चटर्जी और कविता कृष्णन के नाम भी शामिल हैं। वकील हैं, लेखक हैं। देखिए आप, लगातार मैं दिखा रहा हूं कश्मीर में एंटी इंडिया कैंपेन में कई भारतीयों के नाम। ये गुलाम नबी फई और इससे जुड़े हुए जितने भी सोशल मीडिया हैं उसको सपोर्ट भी करते हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें अरुंधति रॉय का नाम है, जो गुलाम नबी फई के कार्यक्रम में गई थी। अरुंधति रॉय और गुलाम नबी फई वही हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों के कारण अमेरिका की जेल में रह चुके हैं। फ्री कश्मीर मूवमेंट में शामिल थी। हमारे देश में एक बड़ा तबका है जिसका ये मानना है कि कश्मीर को आज़ादी दे देनी चाहिए या उसे पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ऐसे जयचंदों का क्या किया जाए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी शामिल है, मेरे साथ सुशील पंडित है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ वकार एच भट्टी है और मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। तहसीन से हमने बात की थी, लेकिन सबसे पहले जीडी बख्शी साहब के पास चलूंगा। जीडी बख्शी साहब, ऐसे जयचंदों का क्या किया जाए जो हमारे देश में रह के बोलते हैं कि भारतीय सेना कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है, जो बिल्कुल सच नहीं है? देखिए साहब, मेरे हिदायत में ऐसे लोगों को आप 1 वे टिकट और पासपोर्ट दीजिए टू गो टू पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान का इतना शौक है, जाके जरा बाहर रहे, वहां की आबो हवा चखें, वहां के पाकिस्तानी मिलिट्री बूट के जैक बूट के नीचे जब ये कुचले जाएंगे तो इनको होश हवास के ठिकाने आ जाए। ठीक है साहब, ये जो महिमा मंडन करते हैं पाकिस्तान का, इनके तबीयत साफ हो जाएगी अगर पाकिस्तान की फौज के जूते इनको खाने पड़े। कौन करता है कुछ बताएं तो साहब, कौन करता है देश में पाकिस्तान का महिमा मंडन? मेरा नाम बख्शी है। नहीं, आप क्यों कंफ्यूज होते हैं? कुछ तो बताएं आप। नाम दिख नहीं रहा है आपको स्क्रीन पे? ये आप ही की विचारधारा के लोग हैं। कौन करता है? एक मिनट, नहीं, कौन करता है? कौन करता है पाकिस्तान? नाम चल रहे हैं भाई। अरुंधति रॉय, आपकी जेएनयू की प्रेसिडेंट रह चुकी कविता कृष्णन। इनको बोलने दीजिए ना, कौन सी पार्टी करती है? किनको बोलने दीजिए, क्या मतलब? सुने आप, हाँ, जब मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल देखा है कांग्रेस करती है, कांग्रेस सम्मान करिए, उम्र का सम्मान करिए, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जरूर बोलिएगा। मैं सम्मान ही कर रहा हूँ। अगर यही बात है, नहीं आप चाहते हैं, सम्मानित तरीके से पूछ रहा हूँ, जरा बताएं कि इस देश में कौन पाकिस्तान का महिमा मंडन करता है? जरा नाम बताएं आप। नहीं, महिमा मंडन मतलब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बस अब आपके पास जवाब नहीं है। नाम चल रहे हैं, निताशा कौल, अरुंधति रॉय, कविता कृष्णन, संजय का, कई नाम चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं। ये देखिए साहब, केवल है इनको नाम बोलने दीजिए, डिबेट के बाद में आया हूँ, ये मुझे बोलने देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको बड़ा भय लगता है सर कि ये जो है इनका जो रिस्पेक्टफुली आपसे पकड़ा जाए। सर प्लीज टेल अस द नेम ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। आई एम रिस्पेक्टफुली आस्किंग यू सर, प्लीज टेल अस द नेम ऑफ दोस पीपल जो पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। कौन सी पार्टियां, कौन से गैंग है, कौन का? आप बताएं ना कुछ। आपको नाम दिखा रहे क्या? आपको स्क्रीन दिख नहीं रही? स्क्रीन पे नाम फ्लैश हो रहा है ना सर। वो तो एक इंडिविजुअल आकर चली गई वहां पर सर। अरुंधति रॉय का मैं कौन सा संगठन बताऊं? जी, अरुंधति रॉय का मैं कौन सा संगठन बताऊं? अच्छा, तो सिर्फ एक इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हैं, अरुंधति रॉय, और तो लोग सब ठीक ठाक है ना यहाँ? और आपको कांग्रेस और कम्युनिस्टों की तो शिकायत नहीं है? अरे आपकी लेफ्ट वाली कविता कृष्णन, उसका नाम क्यों भूल रहे हैं? कविता कृष्णन जेएनयू की प्रेसिडेंट रही लेफ्ट पार्टी से, उसका नाम क्यों भूल रहे हैं?
जनरल साहब, आपको कांग्रेस और लेफ्ट से तो कोई शिकायत नहीं नहीं है। नहीं, मेरा आप ख्याल- शांत हो जाइए विवेक जी, डिबेट मत बिगाड़िए मेरी, आपको प्लीज किसी political डिबेट मत party से बिगाड़िए। कोई शिकायत नहीं है। जनरल बख्शी को बोलने दीजिए, आपके लिए बहुत सवाल होंगे। भाई, debate नहीं मैं बिगाड़ विवेक भाई, फिर विवेक भाई आप एक ही सवाल को बार बार दोहरा रहे हैं, आपको जवाब भी मिल गया, मैं अब आपका ऑडियो डाउन कर दूंगा, माफी के साथ आपका ऑडियो डाउन करूंगा। जनरल बख्शी बोलिए प्लीज आप। ठीक है, बोलिए। थैंक यू। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे देश में एक तबका है जिसने तकरीबन एक नाटक यहां फैला रखा था, गोइंग 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 गॉन, कश्मीर गया गया गया, कहीं नहीं गया कश्मीर साहब, कहीं नहीं गया कश्मीर। मैं जब वहां पे मैंने नौकरी की है, बारंबार नौकरी की है, आधी मेरी 37 साल की जिंदगानी जम्मू कश्मीर में लड़ते लड़ते गुजरी। मैं आपको बता रहा हूं कि एक जमाना था वहां 5000 हथियारबंद टेररिस्ट होते थे, जिसमें से 60% पाकिस्तानी या अफगान थे। आज वहां 150, ठीक है साहब, 150 टेररिस्ट है वहां पे। ये यहाँ पे मीडिया में एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था कि साहब कश्मीर तो गया, कश्मीर तो गया, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का हक है यहाँ रहने का, और पाकिस्तान का महिमा मंडन। यह बात की गई थी कि गुलाम नबी फाई साहब को जेल में डाला गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वो जेल से बाहर आ गए। आपको मैं बता दूं कि उसको 5 साल की जेल खत्म हुई थी, तहसीन पूनावाला, उसका जेल सेंटेंस खत्म हो गया है, वो बाहर आ गया है। अब किस कानून से उसको उसी सजा के लिए वापस डाला जाए, ये एज अ लॉयर आई थिंक यू नो इट बेटर। आप इस तरह मिसगाइड मत करिए लोगों को। गुलाम नबी फाई वाज गिवन इम्प्रिजनमेंट 5 साल की कैद हुई थी अमेरिका में फॉर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द अमेरिकन गवर्नमेंट रॉन्गली ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, और उसको सजा बड़ी सही हुई और वो अभी बाहर आ गया। अब रही बात औरों की, कविता कृष्णन, जेएनयू की लॉबी, आपकी ये जो मैडम अरुंधति रॉय है, ये लोग जो है बड़ी देर से भारत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इस डिबेट पे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और तहसीन को भी याद दिलाना चाहता हूं, मैंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम किया, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है साहब, मैं आपको बताता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट, जो अगर आप CIA की पैम्फलेट्स पढ़ें, अमेरिकन पैम्फलेट्स पढ़ें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे, वो कहते हैं आइडेंटिफाई की कम्युनिकेटर्स, उनको आप नोबेल पुरस्कार दिलवाएं लिटरेचर का, उनको आप नोबेल पुरस्कार दिलाएं पीस का, उनको आप बुकर प्राइज दिलाएं, खरीद ले, और फिर वो आपका महिमा मंडन करती रहे। क्या हुआ है अरुंधति रॉय के साथ? बुकर प्राइज दिया गया और गाली गलौज शुरू हुई। एक और प्राइज है साहब जो कि फोर्ड फाउंडेशन देती है, रमन मार्क्सेसे अवार्ड भी मिला है पत्रकारों को, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? रमन मार्क्सेसे अवार्ड जो है, तो रमन मार्क्सेसे अवार्ड भी रवीश कुमार को मिला है, उसको भी क्रिटिसाइज करिए आप। CI का फ्रंट, ठीक है साहब। लेकिन यहाँ पे तो लोग बिके हुए हैं जो है फॉरेन एजेंसीज को, और वो लोग जो है लगातार इस चीज पे वो भारत का खिलाफ वर्दी करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। अगर इनको पाकिस्तान ज्यादा बड़ा अच्छा प्रजातंत्र लगता है तो जरा जाने दीजिए ना साहब वहां, ये पाकिस्तान के प्रजातंत्र का भी मजाक चख लें, उसके बाद जबान से पाकिस्तान नहीं निकलेगा, जबान मरोड़ देगी पाकिस्तान की फौज, जबान मरोड़ देगी पाकिस्तान की फौज। और यहाँ हमारे कम्युनिस्ट बंधु हैं, ये जो कि चीन के 100वीं वर्ष, उनकी पार्टी की 100वीं वर्षगांठ पे महिमा मंडन करते हैं, जवान नहीं थकती। ये भूल जाते हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, ये भूल जाते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक्सरसाइज थी। यहाँ बोलते हैं मोदी ने चीन को जमीन दे दी, और वहाँ चीन के साथ बैठ के इलू इलू करते हैं। अब आप ना इलू इलू क्यों करते? रुकिए, मुझे एक दर्शक के पास जाना है, मुझे एक दर्शक के पास जाना है। अजय शर्मा मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, मैं पूछूंगा आपसे इलू इलू क्यों करते हैं, चीन आई लव यू क्यों बोलते हैं, कम्युनिस्ट में पूछूंगा आपसे। अजय शर्मा मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, अजय क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो गलत कैंपेन करते हैं, चाहे दुनिया के हो, अंतर्राष्ट्रीय लोग हो, कश्मीर से जुड़े हुए लोग हो, या कश्मीर के बाहर रहने वाले लोग हो?
इनका तो सर 50 साल का इतिहास, 70 साल का इतिहास है। जेएनयू में देख लीजिए, जो लोग भारत माँ के विरुद्ध आवाज सुनने के लिए तैयार है, जो गालियां दे रहे हैं उनको सुनने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहें। जीडी बख्शी साहब जो बोल रहे थे, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं सभी के लिए यही चीज कहना चाहता हूं कि 70 साल इन्होंने किया, अलगाववादी को किसने सपोर्ट किया, गरीब आदमियों के टैक्स का पैसा किसने यूज किया, इन लोगों ने किया। सारे प्रोटोकॉल इनको मिले, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चों को ये पत्थर मारने के लिए तैयार करते हैं। आज 70 साल बाद एक उम्मीद जगी है। इन लोगों को अब कहा जा रहा है, अब इनको बताया जा रहा है कि अगर तुम्हारे बच्चे या तुम लोग किसी को बरगला के कोई ऐसी चीज करोगे तो तुमको नौकरियां नहीं मिलेगी। अभी 5 बच्चों को नौकरी से निकाला गया तो पाकिस्तान तक कलप गया। ऐसे लोगों को सजा देनी बहुत जरूरी है, इनके लिए कानून बनने चाहिए। ये गद्दार हैं, ये उनसे बड़े गद्दार है जो सामने, एक तो वो गद्दार है जो हमारे साथ बैठ के, हमारा विरोधी है जो हमारे सामने खड़ा है, जो दिख रहा है, लेकिन वो गद्दार है जो हमें दिखते नहीं है, हमारे साथ खड़े हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बस में घूमते हुए किसी आदमी को कुछ मिलावटी खाना खिला देते हैं और उसमें चोरी करके उसको लूट के चले जाते हैं। ये वो लोग हैं। आज 70-75 साल बाद हम ऐसी पोजीशन में आए हैं कि हम उस पोजीशन में, हम कम से कम अपने देश में नागरिक तो हैं, घूमने तो जा सकते हैं। वो लोग यहाँ बैठ के, यहाँ का फायदा उठा के, सारे प्रोटोकॉल लेके, अब इनकी बात करें सर, अभी 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ये लोग पहुंचे हुए वहां पाकिस्तान पे। हम एक तरफ तो रोना रो रहे हैं, जमीन दे दी, और वहां जाके उनके साथ जो है चाय पार्टी कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितना बुरा समय है जो हम लोग इनकी वजह से हम देख रहे हैं। चाइना की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ही के सवाल को विवेक श्रीवास्तव जी के पास ले जाता हूं। विवेक श्रीवास्तव, जरूरी था चीन की चाय पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है और उनके साथ गाना गाना, इलू 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 का मतलब आई लव यू चाइना? जी, अब आप इंटरप्ट मत करिएगा और इलू शीलू को छोड़िए। पहले आप अपने गिरेबान में जरा झांकिए कि आप डरते कितना है बीजेपी सरकार से। आज डिबेट की शुरुआत में आपने 2 शब्द यूज किए, दीपक चौरसिया जी, जयचंद और विभीषण। मैं आपसे नहीं डरता तो बीजेपी से क्या डरूंगा? विभीषण बोलूंगा तो जब मैं आप जैसे आप बोलने दीजिए मुझे। यू आर इंटरप्टिंग मी नाउ, बीजेपी से क्या डरूंगा? डोंट इंटरप्ट मी। आपके शब्दों में ही हथियार होता है। आपको अगर ये हिम्मत कर सकते हैं, सुनिए आप, अगर आप ये हिम्मत कर सकते हैं मुझे कहने की मेरी ऑडियो डाउन करेंगे तो चुप करिए और सुनिए मुझे, चुप करिए और सुनिए मुझे। दूसरों को डिबेट की शुरुआत आपने करी विभीषण और जयचंद से, और यू कीप शट अप जीडी बख्शी, लेट मी स्पीक। आपने डिबेट की शुरुआत करी विभीषण और जयचंद से, और विभीषण शब्द आपने फिर बोल दिया क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आपने किसी को विभीषण बोला तो ये हिंदू। अब आप ऑडियो पहले डाउन करिए इनका, हम तब बात करेंगे सर। आप ऑडियो डाउन करिए इनका। तो मैं बताता हूं कैसा लगता है जब इंटरप्ट किया जाता है। जरा करिए, आप बात करिए, करिए बात। हाँ, अब आया ना समझ इंटरप्शन का मतलब क्या होता है। अब समझ आया इंटरप्शन का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छा है चौरसिया जी, जाने देखिए आजादी की मतलब बातों की आजादी के पक्षधर विवेक श्रीवास्तव से मैं अपील करता हूं विवेक वापस आ जाए। तहसीन पूनावाला, सवाल आपके लिए था। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बताया कि गुलाम नबी फई, उसका सेंटेंस खत्म हो गया था, छूट गया था, जबरन आपने मोदी जी से जोड़ दिया उसको। मैं जनरल बख्शी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरे देश, मेरे तिरंगे की रक्षा की है और मेरे देश और मेरे तिरंगे के लिए वो लड़े हैं। लेकिन वो फैक्चुअली गलत है क्योंकि देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है और बहुत रिसर्च करते आप आते हो। सर मैं बता दूँ, ये बात सही है कि उसे 5 साल की सज़ा मिली थी। उसकी सज़ा के पीछे मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री का हाथ था। ये अपने इंटरव्यू में खुद कहता है बीबीसी को। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2012 में मिली हुई सज़ा 2014 में ख़त्म हो जाती है और वो बाहर आ जाता है और वो अपने इंटरव्यू में कहता है मैं जेल में गया भारत के दबाव से। भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पे जो डील किया उसमें मेरे खिलाफ डील कर दिया और आज वो खुलेआम पाकिस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री इमरान खान को मिलकर मेरे भारत की बुराई करता है। मैं एक चीज़ से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। ये तो मैंने आंकड़े आपको बता दिए। सर देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी, आप और मैं, हम दोनों इस व्यक्ति को जानते हैं। ये पुलवामा में था, उसने उन गाड़ियों को जाने दिया जिसमें मेरे सैनिक शहीद हुए। उस पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उसका केस क्यों बंद कर दिए जिसने पुलवामा में इतना घटिया हरकत की। और ये पहला टेररिस्ट केस है देवेंद्र सिंह पर। तो सर
कहीं ना कहीं बीजेपी आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। मैं चोटी की दंग में आपके शो पर कहता हूं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे की चोट को तहसीन पूनावाला के आरोप पे? देवेंद्र सिंह पर, देवेंद्र सिंह पे बोलिए, यहां वहां की बात मत कीजिए। देवेंद्र सिंह का क्यों आपने केस बंद किया, ये आप आज दर्शक को बता दीजिए। अरे सॉरी, मेरे से गलती हो गई। आपके कैमरामैन का श्रीमती प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी के हत्यारों आप को देवेंद्र सिंह पे बात भोजन कराने कीजिए, क्यों क्यों गई उसका थी? केस आपने बंद किया? चलिए बताता हूँ, आप पूछता हूँ एक सवाल आपसे, बहुत छोटा छोटा सा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि श्रीमती सोनिया गांधी एलटीटी के अनुषांगिक संगठन की डोनर है और श्रीमती प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी के हत्यारों के साथ भोजन करने जाती है। इसका इन्फ्रेंस ये निकाला जाए सर, ये कि श्रीमती डेफेमेशन प्रियंका वाड्रा है। सर, ये अपने डेफेमेशन पिता के हत्यारों है। से ये मिली व्यक्ति हुई कह रहा है कि सोनिया गांधी ये सुन एलटीटी लीजिए ना, को डोनेशन इन्फ्रेंस देती है। आपका सर, आप इस इन्फ्रेंस चीज से बताओ एग्री ना। करते हो? अरे सर, ऐसी बात सर श्रीमती कैसे नहीं सोनिया- हो हाँ, सकती? ये सर? डॉक्टर सुब्रमण्यम आप स्वामी झूठ ने नहीं कहा। बोल सकते हो सर। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ऑफिशियल आरोप है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी का में है, सर। ऑफिशियल आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। सर, ये आपके पार्टी में, डॉक्टर ये सुब्रमण्यम बीजेपी का स्वामी ऑफिशियल आरोप ये है। लगातार सर, ये बीजेपी का ऑफिशियल आरोप है। 2004 से लिखते आए हैं। डॉक्टर सर, ये सुब्रमण्यम बीजेपी स्वामी का ऑफिशियल 2004 आरोप से है। लिखते आए हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी एलटीटी के से जुड़े संगठन की डोनर रही है, वो केजीबी की एजेंट रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जिन स्वामी जी को आप आजकल बहुत कोट करते हैं, जिन स्वामी जी से बड़ी मोहब्बत कांग्रेस को हो रही है, उन स्वामी जी जो राजीव गांधी के मित्र हुआ करने का मुझे कोई दावा मोहब्बत नहीं लगातार उस करते आदमी से। हैं, वो बीजेपी उनका का कहना व्यक्ति है है। श्रीमती सोनिया गांधी एलटीटी की डोनर रही है, एलटीटी से जुड़े संगठन की डोनर रही है। और एलटीटी ने हत्या की थी कि नहीं श्रीमान राजीव गांधी की? एलटीटी के हत्यारों के साथ प्रियंका वाड्रा भोजन करने जाती है जेल में, बरखा दत्त को साथ लेकर जाती है। इसको क्या कहा जाए जी? हमारे देश के राजीव गांधी थे ना, भारत के सार्वजनिक नेता थे, उनकी सुरक्षा का दायित्व तो भारत सरकार की बड़ी एजेंसियां उठाती थी। उनके हत्या पर कार्तिकेयन जैसे बड़े अधिकारी ने बहुत सारी रिपोर्ट्स की और उसमें एलटीटी का हाथ पाया। और एलटीटी का जो डोनर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन एलटीटी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देती थी। ये सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पे आज तक एक दो पंक्ति का पत्र लिख देना चाहिए ना श्रीमती सोनिया गांधी को कि मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आप मेरी अवमानना कर रहे हैं, मेरे पति के हत्यारों से जुड़े संगठन के साथ मुझे जोड़ रहे सर, मुझे हैं, जवाब देने मैं का मौका आपको दीजिए। कोर्ट में घसीटूंगी। क्यों नहीं किया आज तक? सर, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बताइए तहसीन, आपने भी गंभीर आरोप लगाए उन पर, वो भी आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और पुरानी बातों को लेकर आपने भी आरोप लगाए, पुरानी बातों को लेकर वो भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल सही नहीं है सर, और ये आप भी जानते हो सर। एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री इस मुल्क के लिए शहीद हुए, उसकी विधवा पर, उसकी बेटी पर यहाँ इस शो पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सर, वो भी डॉक्टर कई सुब्रमण्यम सुनी स्वामी का आरोप बातों है जी, पर, और जो आप आपका उसे पर्सन एक्सेप्ट फ्री कर है। रहे हो सर। मेरा आरोप नहीं सर है। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, आई रिक्वेस्ट मेरा यू, आरोप मैंने उनके नहीं बीच है। में नहीं बोला और सर, आई सुब्रमण्यम रिक्वेस्ट यू स्वामी का सर, आई स्टैंडिंग रिक्वेस्ट आरोप है। आज भी आप अभी इंटरनेट के आप एक्सपर्ट आप उनका फेडर डाउन कीजिए, मेरा मौका है बोलने। प्लीज गूगल कर लीजिए, प्लीज। मैं जो कह रहा हूं उसको प्लीज वेरीफाई इट। मैं जो कह रहा हूं वेरीफाई कर ना ना, लीजिए। कोई प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए ठीक है, उनको। मैं कर दूंगा, अभी आप प्रेम प्लीज शुक्ला जी कीजिए। बोलने दीजिए उनको सिद्ध कर प्लीज। दीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलने नहीं, दीजिए। नहीं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है तहसीन भाई, बोलिए। आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। ये तो सर फैक्चुअल है ना कि देवेंद्र सिंह पर केस बंद हुआ है। ये तो फैक्चुअल है ना, वो पुलवामा में थे जब हत्या हुई। ये तो फैक्चुअल है ना कि उससे फैक्चुअल पहला है। ये एनआईए प्रियंका का वाड्रा केस नहीं डिनर है। कर रही ये थी, तो लंच फैक्चुअल कर है रही कि उसके थी पास पैसे विद और राजीव संपत्ति गांधी पकड़ी मर्डर्स। गई। ये लोग क्यों देवेंद्र सिंह को ये डिफेंड factual कर है रहे कि नहीं, हैं? बताइए मैं मुझे। एलटीटी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, राजीव लेकिन गांधी ये मर्डर आपके के शो साथ पे प्रियंका वाड्रा देवेंद्र के सिंह साथ को बाकी- डिफेंड कर रहे हो। बाकी किस चीज से चीजें मैं डिफेंड कर चैलेंज करने रहे जैसी हैं? है, शहीद पुलिस- प्रधानमंत्री को पुलिस लेकर डिफेंड कर रहे prosecution हैं। क्या ये से पूछा जा शोभा सकता देता है है? आपके शो कोई को सर? प्रोसिक्यूशन नहीं ड्रॉप हुआ है, प्रोसिक्यूशन नहीं ड्रॉप हुआ है, देवेंद्र सिंह पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं ड्रॉप हुआ है, लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ करने वाली पार्टी देवेंद्र के सिंह तलवे पर चाटने को prosecution कांग्रेस क्यों drop हुआ है, मजबूर है? cases स्टालिन बंद का हुए stand in है, the national स्टालिन interest। का स्टैंड है, राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ सर, दिया उनको जाए। नोटिस बताइए। नहीं, बोलिए ना, आप करुणानिधि के पुत्र के तलवे क्यों चाट रहे नहीं, हैं? ये स्टैंड जरा नहीं है बताएं कांग्रेस आप। का। अच्छा, कृपया जरा हम उत्तर विषय दें। पर ये वापस स्टैंड- आते हैं प्लीज। अरे प्लीज हम करुणानिधि पुराने के कारण गड्ढे ना ये भी खोले। झूठ बोल रहे हैं। इंद्र कुमार गुजराल की अनसब- सरकार सर, ये गिराई भी थी। झूठ बोल रहे हैं आपके शो पर। बिना
कहे हुए बातों पर आरोप न लगाएं। मैं सीधे चलता हूं वकार भट्टी के पास। वकार भट्टी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। प्रमाण ही ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह ली, आप दोनों ने अपने अपने आरोप लगा लिए। वकार भट्टी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर, मैंने अपनी आप बात नहीं जैसे कही, लोगों आप को झूठ कह एक्सपोज रहा है करना चाहिए और आप उसको कह रहे प्रमाण इंटरनेशनल क्या है? गैंग को। क्या इस इंटरनेशनल गैंग के खिलाफ वकार भट्टी कल एक ट्वीट करेंगे? वकार भट्टी साहब बताइए। सर पहली बात ना 50 मिनट में मुझे गुलाम 50 नबी मिनट फई में के मुझे खिलाफ पता एक लगा, ट्वीट मैं करेंगे बहुत कि ये छोड़ के देशद्रोही आपके आदमी साथ है, दीपक जी कश्मीर के खिलाफ गलत बोलता है। पहले सुनिए सर सुनिए। मैं दूसरे 2 शो छोड़ के आपके पास आया हूँ दीपक जी। मैंने आपको टाइम दिया। पहली बात, मुझे 50 मिनट में आप बोलने दीजिए, बीच में किसी को मत बोलिएगा और टोकेंगे। मैं किसी को टोकता नहीं हूँ। पहली बात, जो उस पार जो लोग हैं, चाहे बिल्कुल वो बोलिए, किसकी बिल्कुल जासूसी करते बोलिए। हैं, किसकी नहीं करते, लेकिन क्या करें, कमबख्त हम इतने बदकिस्मत हैं कि मोदी जी हमारी जासूसी करते हैं, उस पर आप चर्चा ही नहीं करते। उसमें एक मेरा नाम भी था, ठीक है, उस पर आप चर्चा ही नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर उन लोगों ने कोई गैर कानूनी काम किए हैं, जाइए उनको पकड़िए और जेल में लाइए। हमने तो मना नहीं किया, किसी कश्मीरी में मना नहीं किया। मुझे पता है देश भर के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं ना, उनके तमाम जो एंकर हैं, उनके पत्रकार हैं, उनके रिपोर्टर हैं ना, अगर कश्मीर ना हो, कश्मीर के ऊपर डिबेट ना हो, कश्मीर के ऊपर चर्चा ना हो, तो आपकी शायद तन्हाइयाँ भी नहीं निकलेंगी। इतना मैं भी जानता हूँ। लेकिन कश्मीरी एक अगर बैठता है ना, तो उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। मैं किसी गली का लीडर नहीं हूँ। बुलाइएगा तो ठीक है, नहीं बुलाइएगा तो हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सोशल मीडिया में लाखों लोग चाहते हैं, वहाँ मैं वहाँ बोलता हूँ इंशाल्लाह बेहतर अच्छे तरीके से। जहाँ तक आप एक बात जरूर सुन लीजिएगा। अरे आपको करोड़ों लोग चाहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिए। आप करोड़ों लोग आपके चाहने वाले हैं, तो आप लिखेंगे कि गुलाम नबी फई कश्मीर के बारे में गलत बातें बोलता है। क्या लिखिए ना करोड़ों लोगों के सामने, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर उसने कोई गलत बात की है तो जाइए ना सर। एक पावरफुल देश क्या कर सकता है? सर सुनिए मेरी बात, दीपक भाई, एक पावरफुल देश क्या कर सकता है? जाइए। सर, एक कश्मीरी के तौर पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक भारतीय के तौर पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सजा दीजिएगा। हमने रोका है आपको, हमने रोका है क्या? हमने तो नहीं रोका ना, हमने थोड़ी रोका है यहाँ। अरे भाई, आप देश में कितने आतंकवादी, आप भारतीय नहीं है, आप भारतीय नहीं है। गाय के नाम पे मारने वाले। अच्छा, आज डिसाइड हो जाए, वकार भट्टी भारतीय नहीं है, वकार भट्टी कश्मीरी नहीं है, वकार भट्टी भारतीय नहीं है, वकार भट्टी कश्मीरी नहीं है। अगर कोई उनके देश के खिलाफ गलत बात बोलता है, कश्मीर के खिलाफ गलत बात बोलता है, तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोदी के भतीजे में, किसी मोदी के बेटे में, मोदी के बांजू में, मोदी के भतीजू में सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है मुझे। वकार भट्टी कश्मीरी है और वह फख्र से कहता है कि वह कश्मीरी है और जम्मू कश्मीर की आवाम का है। दैट्स इट। उस पार कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी। मतलब आप खाएंगे हिंदुस्तान की, मतलब आप खाएंगे हिंदुस्तान की गाय के बाहर की। मेरे कश्मीर के 15,000 जो कैद में है उनको रिलीज कीजिए। मतलब आप खाएंगे भारत की गाय के बाहर की? क्या आप खाएंगे हिंदुस्तान की गाय के बाहर की? गुलाम नबी फई के खिलाफ नहीं लिखेंगे। और सुनिए दीपक भाई, भारत को खिलाने वाला, भारत की आवाम को खिलाने वाला, दुनिया की आवाम को खिलाने वाला रब्बुल आलमीन है। इस जमीन ने, सुनिए मेरी बात, ये जो जमीन है ना, इसने दुनिया को खाया है। दुनिया ने जमीन को नहीं खाया, इंसानों ने जमीन को नहीं खाया, जमीन ने इंसानों को खाया है। ये रब ने बनाई हुई है। आप कौन होते हैं किसी को रोजी देने वाले? मेरी रोजी मेरे रब ने लिखी हुई है और मैं अपनी रियासत में रहता हूँ, अपनी रियासत में खाता हूँ। मैं किसी के घर करोड़ों लोगों को रब ने गरीब क्यों छोड़ दिया, ये भी बता दीजिए। वकार भट्टी को अमीर कैसे बना दिया? वकार भट्टी जो अपने ही देश को गालियां देते हैं, उनको अमीर कैसे बना दिया? बाकी लोगों को रब ने गरीब क्यों बना दिया, ये भी बता दीजिए थोड़ा। और सर मैं भी गरीब हूं, मैंने नहीं बोला, लेकिन हम जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक दिल से अमीर है। हम दिल के राजा हैं, दिल के बादशाह हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भीख की जरूरत नहीं है। हम देने वाले हैं। आप भारतीय नहीं है। अगर आपको चाहिए ना, आप भारतीय नहीं, आप हिंदुस्तानी नहीं है। 24 घंटे के अंदर आपके घर में चंदा पहुंच जाएगा। आप हिंदुस्तानी नहीं है। थोड़ा अच्छा बोलिए, सच बोलिएगा दीपक जी, अल्लाह की कसम हम चंदा करके भेज देंगे आपके घर में। नहीं, मैं हमारे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं है? बच्चों की जाने ली हुई है, आप लोगों को हाई लगेगी। आप कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं है? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आप कश्मीरी हिंदुस्तानी है या नहीं? जम्मू कश्मीर का पहले नागरिक हूँ। आप कश्मीरी हिंदुस्तानी है या नहीं?
मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं और उसके बाद हिंदुस्तानी है। सुनिए ना मेरी उसके बाद हिंदुस्तानी है। जो भारत देश है ना, भारत देश बोलिए उसको, जो आपके आईन में लिखा हुआ है, जो हिंदुस्तान के आईन में है, उसका जिक्र भारत किया गया है, कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ। हिंदुस्तान तो आपने बनाया है, भारत बोलिएगा। भारत को मानता हूं मैं भारत की रिस्पेक्ट करता हूं। अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान बोला, गलती कर दी। आप एक सच्चे भारतीय है ना? आप एक सच्चे भारतीय है ना? बताइए, जवाब दीजिए, आप एक सच्चे भारतीय है ना? आप एक सच्चे भारतीय है ना? एक जम्मू कश्मीरी हूं। आप एक सच्चे भारतीय है ना? और मैं बिल्कुल जी सच्चा भारतीय। उसके बाद भारतीय है ना? उसके बाद सच्चे भारतीय है ना? भारत को नहीं मैं मानता, मैं अंबेडकर के, गांधी को, भारत को मानता हूं। मैं उसको सलाम करता हूं। मैं गांधी, अंबेडकर के भारत को सलाम करता हूं। मैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के भारत को सलाम करता हूं। फिर तो आपको गुलाम नबी भाई के खिलाफ एक ट्वीट लिखना चाहिए ना, करोड़ों लोगों के सामने। गुलाम नबी भाई के खिलाफ एक ट्वीट लिखना चाहिए कि ये मेरे कश्मीर को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है, ये मेरे भारत देश को बदनाम कर रहा है। लिखेंगे, कब लिखेंगे बताइए? कल लिखेंगे। रिश्तेदार होगा मेरा थोड़ा गुलाम नबी भाई के खिलाफ आपने भी कहा मेरे लाखों फॉलोअर है सोशल मीडिया पे। आपका रिश्तेदार होगा दीपक भाई, आपकी उठन बैठन होगा, मेरा कुछ नहीं है उसके साथ। मैं जानता भी नहीं हूं ऐसे को जो जम्मू कश्मीर में होगा, जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के साथ लड़ेगा। सर वो आपके कश्मीर को बदनाम कर रहा है, वो आपके देश भारत को बदनाम कर रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं उसको नहीं मानता हूं। देशभक्त भारतीय होने के कारण आपको कोई जवाबदारी नहीं बनती। मैं ऐसे किसी को नहीं मानता। नहीं तो मैं ये मानूंगा कि गुलाम नबी भाई आपका दोस्त है। मेरी जवाबदारी है जम्मू कश्मीर के बाहर कोई क्या करता जाके उठा के। अगर आप ट्वीट नहीं लिखेंगे कल तो मैं मानूंगा आप भी गुलाम नबी भाई के समर्थक है, भारत के खिलाफ जो गलत प्रोपेगेंडा चलाता है। किसके? क्या सर? आपसे क्यों नहीं पूछा भाई? कश्मीर पे हर बात आपकी सुन ले, लेकिन कश्मीर के खिलाफ जो बोल रहा है उसके बारे में ना पूछे। ये कौन सी बात हुई? जाना ही नहीं है सर। सुनिए ना, मुझे जिस गली जाना मैं भेज दूंगा आपको, मैं उसका बायोडाटा भेज दूंगा आपको। उसका नाम क्यों नहीं लेना? मैं साउथ, अरे मैं बायोडाटा भेज दूंगा ना आपको। मैं नॉर्थ कश्मीर की गलियों में जाता हूँ, मैं बायोडाटा भेज दूंगा ना। गलियों में जाता हूँ। अच्छा, कोई आदमी कश्मीर को बदनाम करेगा आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए? हमें बदनाम, कोई आदमी कश्मीर को बदनाम करेगा आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बेचेंगे क्या? अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, कोई आदमी कश्मीर को बदनाम करेगा आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यूपी भी करती है, महाराष्ट्र भी करती है, मेरा कुछ नहीं जाता। डेली आतंकवादी, पत्थर मारने वाले, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। सुशील भाई, कोई कश्मीर को बदनाम करता रहे, मेरा कुछ नहीं जाता। जिहाद को बदनाम करते हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी आदमी कश्मीर को बदनाम करता रहे, वकार भट्टी का कुछ नहीं जाता। भट्टी जी बहुत लंबा बोल दिया आपने, बहुत लंबा बोल दिया। अब सुशील पंडित जवाब देंगे। अब वकार भट्टी के नाम से तो पब्लिसिटी मिलती है सर आपको भी आजकल कश्मीर में, सब चैनल वालों को। इस टाइम भी 10 चैनल लाइन में। ये भट्टी साहब गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। हमारे इंदौर में कहावत है, हाथी, गधे, कुत्ते, घोड़े कुछ भी पालो, मुगालते मत पालो, ओवर कॉन्फिडेंस मत पालो। समझ के रखना वकार भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे रहा हूं आपको, सुशील पंडित जी। देखिए साहब, इन लोगों से आप नामी आरएसएस का इनका नाम बदनामी से कोई वास्ता वगैरह नहीं डरते हैं आप। और यार तेरा नाम बदनामी का डर नहीं हो जाइए वकार भाई, बहुत बोल दिया आपने, किया था, बहुत बोल दिया। मेरे पास तेरे में दम है सुशील पंडित, तो मेरे पास मैंने उस दिन बोला था ना तुझे कालख लगा के कश्मीर में। आज बोलता हूं पूरा करके गधे पे बैठाऊंगा सुशील पंडित तुझे, मैं याद रखना। तमीज से बात करिए वकार भट्टी, मैं आपको तुरंत शो से हटा सकता हूं। तमीज से बात करिए आप, मैं आपको तुरंत शो से हटा सकता हूं। आप इस बात की लिबर्टी नहीं ले सकते। तमीज से बात करिए आप। बोलूंगा जिस काबिल है। ये कौन सी लैंग्वेज है? बदखसलता है, ये बदखसलता है। ये कौन सी लैंग्वेज है? किसी बदखसलता है। आप तमीज से बात नहीं कर सकते। कश्मीर को बदनाम करने वाला एक नंबर का वकार भट्टी मैं आपको हटा दूंगा तुरंत। वकार भट्टी आप माफी मांगेंगे वरना मैं आपको हटा दूंगा। वकार भट्टी आप माफी मांगेंगे वरना मैं आपको हटा दूंगा। ये किसी भी नेशनल चैनल की सभ्य लैंग्वेज नहीं होती। इसको हमारे यहाँ कहते हैं गांव की लैंग्वेज में औकात दिखा दी आप अपनी। थप्पड़ मार दो खींच के। हाँ दीपक, न सिर्फ इसने हटाइए वकार भट्टी को, प्लीज हटाइए। सुशील पंडित जी अब क्या हटाइए वकार भट्टी को प्लीज, ही शुड नॉट बी ऑन द स्क्रीन।
आज न सिर्फ इसके माँ बाप को इस पर शर्म आ रही होगी, बल्कि जिस स्कूल में ये पढ़ा है, जिन लोगों ने इसे पढ़ाया, अगर ये कहीं पढ़ा है जाकर के, वो भी बेचारे परेशान होंगे कि हमारे हाथों से ये क्या हो गया। खैर छोड़िए, ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए। इनके पास कहने देने को और कुछ है नहीं। आपने देखा कि ये किस दंभ में, किस नशे में है और उस नशे में, नशे की हालत में ये क्या क्या कह रहा है। और कश्मीर इन लोगों की वजह से बदनाम है। मुझे अच्छा लगा आपने इन्हें बुलाया, क्योंकि ये कश्मीर की सही नुमाइंदगी करते। जो कश्मीर की बीमारी है उसका ठीक प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इसको 2-4 मिनट और बुलवाते तो लोगों को ठीक से समझ में आता कि भारत को कश्मीर में तकलीफ क्या है। ऐसे ऐसे लोग अहमियत पा गए, ऐसे ऐसे लोग कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, जिनके पास कहने को गालियों के अलावा और कुछ नहीं है और दिमागों में जहर भरा है। और ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था ने उपजाया है इनको, बड़ी कष्ट से, बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत से। एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान पकड़ा करके ये खेती पैदा की है कश्मीर में। और आज ये लोग कभी अपने मजहब का वास्ता देते हैं, कभी अपनी रियासत का वास्ता देते हैं, कभी अपने अकीदे का वास्ता देते हैं, लेकिन जहनियत में क्या भरा है आपने देख लिया है। और ऐसी ही जहनियत के लोग, इनको तो अंग्रेजी शायद थोड़ी बहुत ही आती होगी, लेकिन गुलाम नबी फाई अंग्रेजी में बोल लेते हैं लेकिन जहनियत वही है। फारूक काठवारी अंग्रेजी में किताब लिख लेते हैं लेकिन जहनियत वही है। वही जहर भरा है, वही ओछापन, टुच्चापन भरा है, जिसकी वजह से आज कश्मीर परेशान है। और इनकी असलियत आप उजागर करेंगे तो इनको गुस्सा आएगा। इन्हें आप एक्सपोज करेंगे, इनकी असलियत बताएंगे दुनिया को, और दुनिया को बताएंगे कि उन्होंने पढ़े लिखे शरीफ लोगों के साथ क्या किया है, तो इन्हें गुस्सा आएगा। क्योंकि 15-20 साल तक, जब तक हम लोगों ने कहना शुरू नहीं किया था, ये लोग दुनिया भर में अपने आप को विक्टिम, पीड़ित बता करके सहानुभूति बटोरने का काम करते थे। इनको मंच दिया जाता था। ऐसे ऐसे लोगों की उल्टी सीधी कहानियां सुन करके भारत को बदनाम किया जाता था कि वहां सेना दमन कर रही है और वहां ये निर्दोष लोग मारे फंसाए जा रहे हैं। आज हम लोगों ने इनकी असलियत उजागर की है तो इन्हें बहुत दर्द है। ठीक बात है, इन्हें बहुत कष्ट है। कोई असलियत आपने किसी की नहीं उजागर करी है। ठीक बदनाम हुए हैं। हाँ, किसी की कोई असलियत उजागर नहीं करी है। कटु शब्दों का प्रयोग हुआ, असलियत तो आपकी उजागर हुई है सुशील पंडित जी। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन मेरे को एक पैकेज पर जाना है। मुझे एक पैकेज पर जाना है। मुझे बताना है कि आईएसआई कितना गंदा खेल खेल रहा है कश्मीर को लेकर। आइए सबसे पहले देखते हैं। मैं सबसे पहले अपने पहल को इंट्रोड्यूस कर दूं। विवेक जी हमारे साथ फिर जुड़ गए, मेरे बड़े भाई। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब जुड़ गए, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, उनसे इस कैंपेन पर बात करेंगे। डिसइंफो लैब की ये पूरी रिपोर्ट है जो बताती है कि आईएसआई किस तरह से षड्यंत्र कर रहा है भारत के खिलाफ दुनिया भर में, और भारतीयों का भी इस्तेमाल कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है आईएसआई। न्यूज नेशन ने ढूंढ निकाला आईएसआई का वो मोहरा जिसके सहारे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दुनिया भर के देशों में कश्मीर के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। और इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है कश्मीर के पुराने अलगाववादी नेता और आईएसआई का एजेंट गुलाम नबी फाई। दरअसल गुलाम नबी फाई ने 13 अप्रैल 1990 को कश्मीर अमेरिकन काउंसिल यानी KAC नाम से एक संस्था बनाई थी और आईएसआई उस संस्था को फंडिंग करता था। लेकिन साल 2011 में इसकी पोल खुल गई और अमेरिकी सरकार ने इसे KAC को आईएसआई का मोर्चा घोषित कर दिया। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से आने वाले हर सूत्र आखिर में फई तक ही पहुंचता है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई के जिन अधिकारियों के साथ फई का रिश्ता था उनमें 1990 के दशक ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खान नाम से पहचाने जाने वाले जावेद अजीज खान कश्मीर के आतंकवादी संगठनों से जुड़ा और 2008 के अंत में आईएसआई के सुरक्षा निदेशालय का प्रमुख मेजर जनरल मुमताज अहमद बाजवा, लेफ्टिनेंट कर्नल तौकीर महमूद भट्ट और सोहेल महमूद का नाम शामिल है। वही साल 2019 में खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के रूजवेल्ट होटल में फई समेत कई अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की थी। तब फई को पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा गया था। टीम न्यूज नेशन।
तो देखा आपने किस तरह की साजिश रची जा रही है। भारतीय लोग हैं जिनको बाहर बसा दिया गया है, आईएसआई पालता पूछता है, उनके खानदानों को पैसा देता है, कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाता है, बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। पूरे पहल को इंट्रोड्यूस करता हूं। गुरु प्रकाश बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता मेरे साथ हैं, आरती टिक्कू सिंह जानी मानी पत्रकार जिन्होंने बहुत ही शानदार भाषण दिया था यूएन में 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों के बारे में, वो मेरे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, वो मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले चलता हूं नीतीश शुक्ला, मेरे दर्शक प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। नीतीश मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? और तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ है। नमस्कार दीपक जी, अभी मैं पूरी डिबेट सुन रहा था, उसमें अभी वकार भट्टी साहब का जो मैंने वकार भट्टी साहब का मैंने वक्तव्य सुना, और उनके पूरे वक्तव्य में पूरा जो उनका जो जिहादी मानसिकता है और जो भी उनकी सोच है भारत देश को और कश्मीर को लेके, वो पूरी बाहर आ जाती है। यही हमने अभी हमारी जो पिछली सरकार रही है 50 से 70 सालों के बीच में, हमने इन्हीं लोगों को पाला है, हमने इन्हीं लोगों को पोसा है, और आज यही लोग हमारे ही देश के खिलाफ, हमारे ही कश्मीर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनके खुद के बच्चे या इनका परिवार अगर देखा जाए तो ये कभी अमेरिका में रहते हैं, किसी का परिवार इंग्लैंड में, यूके में रहता है, ये पूरी तरह से संपन्न है, और ये सिर्फ और सिर्फ आईएसआई और दूसरी एजेंसियों से पैसे लेके भारत में इस तरह की अशांति फैलाते हैं। हमारे 1991 में हमारे कश्मीरी पंडितों को हटाया गया, आज तक उनका विस्थापन नहीं हुआ, और ये लोग यही चाहते हैं कि उनका विस्थापन वहां पे कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां पे न ले जाया जाए। इसी वजह से आज क्योंकि सरकार ऐसी अपनी नीतियां ले आ रही है, उनको वापस ले जाने की बात हो रही है। आपके लिए नीतीश मेरे पास वक्त इतना ही है, लगातार नहीं बोल सकते। पॉज लीजिए नीतीश, पॉज लीजिए। मैं आपके लिए मेरे पास वक्त इतना है, मैं सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने आपसे कहा चाइना हमारा दुश्मन, आपने कहा मोदी जी जमीन ले गया चाइना, और उसी चाइना के साथ आपने टी पार्टी कर ली। क्यों भाई? और अब आप डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए जयचंदो का क्या, इनका क्या, उनका क्या, कैसे डिफेंड करेंगे आप कि लेफ्ट के पार्टी चाइना वालों के साथ भी बैठते हैं और वही चाइना पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है कि कश्मीर में बर्बादी करो? देखिए सुनिए जी, अब आपने मुझसे सवाल पूछा है, अगर आप देखिए मैं फिर वही पॉइंट कह रहा हूं, अगर आप मुझे कह सकते हैं कि ऑडियो बंद करूंगा तो जीडी बख्शी और अन्य लोगों का भी करा करिए जब वो बदतमीजी पे उतरे। सो बी न्यूट्रल दीपक, वी रिस्पेक्ट योर लॉट। मैं किसी एंकर, किसी पत्रकार के खिलाफ कभी कटु शब्दों का प्रयोग ना करता हूं, ना करूंगा। पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन 2 पॉइंट है मेरा पहला पॉइंट जो फिर रिपीट करूंगा दीपक जी, और आप इंटरव्यू मत नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, जब आपने डिबेट की शुरुआत करी थी तो आपने जयचंद के साथ विभीषण शब्द का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद आपने विभीषण शब्द को जल्दी से गोल कर दिया, क्योंकि उससे आपको लगा कि हिंदूवादी ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी को और संघ परिवार को एक बहुत बड़ी आपत्ति हो सकती है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है, क्योंकि आप एक पत्रकार जो एक उच्च पद पर है, उसके मन में भी एक डर है इन ताकतों का जो इस देश में इस वक्त व्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अब हम लोग चाइना के ऊपर। आप सर ये मुझे बताइए, एंटी नेशनल लेफ्ट है, कांग्रेस है, कौन है? ये वो सवाल है तो जो मैंने अपने फौजी मित्र से पूछा था। वो मेरे मित्र हैं, हम हर डिबेट पे रोज ही मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के नागरिक है और मैं सम्मान करता हूं, हर जनरल का सम्मान करता हूं, सेना के हर अधिकारी का सम्मान करता हूं। आप मुझे बताएं, जो मैंने सवाल फिर पूछा था, आपका नैरेटिव क्या है? क्या आप कहना चाहते हैं सारी कम्युनिस्ट पार्टियां एंटी नेशनल हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कांग्रेस जो 70 साल से देश में थी और उसमें से बहुत सारे सालों में उसने सत्ता चलाई, जिसमें जनरल जीडी बख्शी और यहां जनरल गुरमीत सिंह बैठे हैं, इन्होंने भी नौकरियां करी होंगी, तो क्या इस देश में फौज का अस्तित्व ही नहीं था? क्या कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट 1947 से लेकर के मोदी साहब के कार्यकाल तक नहीं था? क्या लोग कश्मीर नहीं जाते थे? जो 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ गलत है, हम सब कहते हैं गलत है, लेकिन यह कहना कि कश्मीर इंडिया का पार्टी नहीं था साहब और 5 अगस्त 2019 के बाद से पार्ट बनाए, ये नैरेटिव रॉन्ग है। और 370 हटाने के बाद आप कश्मीर को मैनेज नहीं कर पाए। आपने सबको, सारे पॉलिटिशियंस को बोला गुपकार गैंग, आपने फारूक अब्दुल्ला को डाला हाउस अरेस्ट में, उसके बाद प्रधानमंत्री वापस जाते हैं और सबसे मिलते हैं और चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, बेइज्जत करने के बाद सबको। तो ये जो नैरेटिव इस देश में बन रहे हैं मिसमैनेजमेंट के, उत्तर प्रदेश आपसे संभाला नहीं गया और आप लोगों को सपना दे रहे हैं कश्मीर में जाओ जमीनें खरीदो। साहब, कश्मीर की जमीन कोई भी खरीद सकता है, यूपी नहीं संभला, दिल्ली में घर नहीं बना पाता है गरीब आदमी, और आप कश्मीर पहुंच गए। तो ये जो ध्यान है, हम अपनी समस्याओं से ना भड़काएं। सारा लेफ्ट
कांग्रेस, अपोजिशन पार्टीज भारत इंडिया के साथ हैं, हमेशा रहेंगी, यही रहेंगी, यही चुनाव लड़ेंगे, यही हारेंगे, यही जीतेंगे। हमारा प्यारा देश है, कृपा करके ये एंटी नेशनल का नैरेटिव आप बंद करें। चाइना का जहां तक सवाल है, चाइना हमारा मुल्क नहीं है, मार्क्सवाद एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, सिर्फ उस पर विचार विमर्श हम करते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका भी करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जापान भी करती है, और तीनों देश चाइना के विपरीत में है। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, इट इज नॉन पॉलिटिकल। वी स्टैंड। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। और अगर हमारे देश की सीमा पे नेशनल इंटीग्रिटी को क्या देश के दुश्मन के साथ चाय पीनी चाहिए? तो हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ होंगे। बिल्कुल नहीं सर, आप ट्रेड कर रहे हैं अभी। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्या देश के दुश्मन के साथ चाय पीनी चाहिए? एक ऐसे माहौल पर, एक ऐसे माहौल में जब सेना सीमा पर सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो, क्या चाय पीनी चाहिए? इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में। पीनी चाहिए, अच्छी बात है, यही देशभक्ति है, बोल दीजिए, मान लूंगा आपकी बात। नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड, चौरसिया भाई 10 सेकेंड, दीपक भाई 10 सेकेंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, आई स्टैंड बाय इट, कि वॉर मॉन्गरिंग ना करें। हम भी एक गरीब देश हैं, पाकिस्तान भी गरीब है, बांग्लादेश भी गरीब है। आज हमारी किसी पड़ोसी से नहीं बनती। आप चाइना की बात कर रहे हैं, मैं नेपाल की बात करता हूं। पूछ रहा हूं, चाय पीनी चाहिए ऐसे हालात में कि नहीं? बांग्लादेश से नहीं है आपके संबंध। सर चाय पीनी चाहिए कि नहीं? आप ये बता दीजिए, जब आप ट्रेड कर रहे हैं उस देश के साथ, क्या देश के दुश्मन के साथ ऐसे माहौल में चाय पीनी चाहिए? जी, अगर पाकिस्तान, जिसको आप दुश्मन कह रहे हैं, उससे शांति वार्ता के लिए मुशर्रफ साहब को हम इनवाइट करके आगरा के अंदर ताज होटल में खाना खा सकते हैं, जो कि अच्छी बात थी। मैं अटल बिहारी सर वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, पार्टी टू पार्टी नहीं था। माफ कीजिएगा, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, पार्टी टू पार्टी नहीं था। यहाँ पे कोई डिस्कशन पॉलिटिकल नहीं था, पार्टी टू पार्टी नहीं था, पॉलिटिकल डिसीजन, नॉट इवन गलवान। क्या फर्क पड़ता है उससे? जंगल में मोर जाते किसने देखा? आपने पता नहीं क्या बात की उनसे। क्यों नहीं फर्क पड़ता? साथ में चाउमीन भी खाई हो। पड़ता सर, आप CIA अमेरिका की बात करते हैं, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम का संस्थान के पैसे बेचता है, आप अपने तरफ को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन मैं अंत में बता के जाऊंगा आपको, RSS की फंड कि मेरा विभीषण कहना गलत नहीं था, और पिटने का मैं एक्सपर्ट हूं। शाहीन बाग में भी मार खाई, कश्मीर में भी खाई, और कई जगह खाई है। तो चिंता मत करिए आप मेरी। गुरु प्रकाश जी बताइए, क्या कम्युनिस्ट बिल्कुल नहीं सर, जो किसी पत्रकार को चाइना को पूरे पैसे देती है, पूरे पैसे देती है देश में प्रोपेगेंडा कराने का, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उनके साथ इनका चाय पीना उचित था? आ जाएगा। नहीं, देखिए दीपक जी, ऐसा है कि सर मैंने तो बहुत खाई है, अब क्या बोलूं आपको? कांग्रेस टाइम भी खाई है, बीजेपी टाइम भी खाई है, फोटो भी दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल नहीं सर, हर पत्रकार का सम्मान होना चाहिए। पत्रकार मार खाए और पत्रकार गाली खाए, इसका मतलब देश का लोकतंत्र सबल है, खतरे में नहीं है। सर आप लेफ्ट के खिलाफ रोज बोलिए दीपक भाई, आप लेफ्ट के खिलाफ रोज बोलिए, लेकिन हम फिर भी स्टैंड करते हैं कि आपकी सुरक्षा और आपके साथ कोई विवेक भाई आगे बढ़ते, वरना आप मेरे बड़े भाई है, मेरा और आपका बहस नहीं है। गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे आप। जी। नहीं, देखिए दीपक जी, ऐसा है कि विवेक जी की बातों को हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक छोटा सा ऐतिहासिक संस्मरण है, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, कि पहली लोकसभा थी स्वतंत्र भारत की, और उसमें 2 मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर हिरेन मुखर्जी, और मैं आश्वस्त हूं कि डॉक्टर हिरेन मुखर्जी जी के बारे में विवेक जी जानते होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे थे, और इन दोनों ने संसद भवन को हिला के रखा था। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब दीनदयाल उपाध्याय जी की श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, तब यही कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर हिरेन मुखर्जी आते हैं और इतना ओजस्वी भाषण देते हैं, जिसको आडवाणी जी ने भी याद किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी इस देश का हिस्सा है, और बिहार में बड़ी संख्या में उनके विधायक जीत के आए हैं। लेकिन हम लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। जब पूर्व विदेश सचिव गोखले जी अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं, तो उसका कुछ तो आधार होगा, कुछ तो बुनियाद होगा। लेकिन दीपक जी, एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो चल रहा है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 80% तक टेरर इंसिडेंट में गिरावट आना, पहली बात। लगभग 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना। आज जम्मू कश्मीर में एम्स जम्मू में खुल चुका है, अवंतीपुरा में लैंड एक्वायर हो चुका है। सेहत स्कीम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से लगातार जम्मू कश्मीर में सकारात्मक हस्तक्षेप सरकार के द्वारा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका सभी पार्टियों को स्वागत करना चाहिए।
धारा 370 की वजह से दीपक जी क्या होता था कि बहुत बड़ा वर्ग, वो धारा 370 एंटी दलित, एंटी महिला, एंटी पिछड़ा, एंटी ट्राइबल, जो बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग था, शेष भारत में जिन दलितों को आरक्षण मिल रहा था, धारा 370 की वजह से वो जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को नहीं मिल रहा था। तो उसको हटाने से किन लोगों के पेट में दर्द हुआ है? देखिए, पहले क्या होता था दीपक जी कि देश के अंदर महागठबंधन बनता था, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बन रहा है। मुझे दुख होता है कि हमारे कुछ विपक्षी मित्रों को अब संविधान में आस्था नहीं रह गई है, उनको आस्था रह गई है वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में। वो देश के संविधान पे भरोसा नहीं रखेंगे, वो भरोसा रखेंगे कि जो छप रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन में। ये देख के बड़ा दुख होता है। लेकिन आज आप लोग कश्मीर जाके देख के आइए, कश्मीर में स्थिति सुधरी है। जब से 370 हटने के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ है, डीडीसी का चुनाव हुआ था, और डीडीसी के चुनाव में इतने सुदूर क्षेत्रों से, साउथ कश्मीर से, जहां लोग कहते थे कि परिंदा भी पर मारने नहीं आएगा, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उन्होंने वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर की डीडीसी चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। तो मुझे लगता है जब कश्मीर की बात है, संविधान की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, मैं यही इसी बात को लेकर गुरमीत सिंह के पास जाऊंगा। गुरमीत सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इसको रोका जाना चाहिए? जी, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये बिल्कुल एक वॉरफेयर की तरह है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और देखिए, दो चीज है, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा है सोच विचार के क्षेत्र के अंदर में। ये अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का सदा हेट इंडिया, एंटी इंडिया, ये एक मुद्दा रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान है, उन्होंने 3 बिंदु यानी कि प्रॉक्सी, झूठ और प्रोपेगेंडा, इसी पर सदा काम किया है। और उन्होंने चीन, और जिसका चीन की जो स्ट्रेटेजी रही है वो 3 Ws की रही है, यानी कि मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर। अभी आप देखिए, ये जो टूल किट है, इसमें जितने भी शामिल हैं ये सब ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ये सारे टेररिज्म की इंडस्ट्री के, टेररिज्म के बिजनेस के, टेररिज्म की जो पूरा नेटवर्किंग है उसके हिस्सा हैं। और ये सोच विचार के क्षेत्र के अंदर में ऐसे ख्याल रखना चाहते हैं जिससे कि भारत के अगेंस्ट में, राष्ट्र के अगेंस्ट में, और ऐसी सोच विचार लाए जिसमें कि एक डिविजिवनेस हो। ये एक ऑनलाइन टेररिज्म का तरीका है। ये मैं कहूंगा कि ये जो इन्फ्लुएंसर है रखने की कोशिश किया है, जो एक्टिविटी है, जो एनजीओ है, जिस प्रकार इन्होंने प्लान किया है कि सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर स्टॉर्म के थ्रू और प्रोटेस्ट, कैंडल बात और ये सब एक्शन करके, और देखिए इसके पीछे पैसा लगता है। अभी अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये इसका जो नाम दिया, शीर्षक दिया है, वो दिया है रेड कश्मीर। रेड कहां से आया है? रेड के जो पैसे हैं वो अवश्य ही चाइना से आए हुए, क्योंकि चाइना का जो इस वक्त में प्रॉक्सी और लॉबीज का जो नेटवर्क है, आपको तो मालूम है कि पूरे विश्व के अंदर में एक मिनट नहीं होता। सुन लीजिए, एक प्लीज लेट मी पुट द पॉइंट रिस्पेक्टफुली। गुरमीत सिंह जी, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के दौर में, क्या कांग्रेस के दौर में फौज का कोई अस्तित्व नहीं था? मैं सीधे आरती जी के पास चलता हूं। आरती जी, आप तो जानते हैं अमेरिका में लॉबिंग जो है वो लीगल है, लीगल तरीके से लॉबिंग होती है। ये जो संगठन है, ये कितने पैसे लेते होंगे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के, और कैसे इनको काउंटर किया जा सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो इसको काउंटर अच्छा होना चाहिए। आरती जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? दीपक जी, आपने, आरती जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?